Hello students, now we are going to discuss the remaining points of void agreement. Section 28 provides that an agreement in restraint of legal proceeding is a void agreement. Every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract is a void agreement. जिस एग्रीमेंट के द्वारा पार्टीज को उनके राइट एनफोर्स करने से रोका जाता है, उनको दावा दाखिल करने से रोका जाता है, ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच दे मे एनफोर्स देयर राइट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। साथ ही में जिन एग्रीमेंट में राइट को एनफोर्स करने के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है उसको शॉर्ट किया जाता है, उस पर लिमिटेशंस लगाई जाती है, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। हर एक पर्सन के पास में राइट है कि वह अपने हक का रक्षा करने के लिए, अपने राइट्स की रक्षा करने के लिए कोर्ट में जा सकता है, अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकता है। कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इनके पास में वो जाकर अपने राइट को एनफोर्स करवा के ले सकता है। तो अगर एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेस इंसर्ट किए हैं जिसके द्वारा पार्टीज़ कोर्ट में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल्स में जाकर अपने राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते, तो वैसे एग्रीमेंट्स वॉइड रहेंगे। साथ ही में लॉ ऑफ लिमिटेशन में स्यूट फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड दी है। मान लो कोई प्रकार की स्यूट फाइल करने के लिए 3 साल का पीरियड दिया है और किसी ने एग्रीमेंट में इस तरह का क्लॉज डाला है कि सामने वाला बंदा अगर 1 साल के अंदर स्यूट फाइल नहीं करता है तो उसके बाद में वह उस पर्सन के अगेंस्ट में कभी भी स्यूट फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट के क्लॉज में उसने क्या किया है, तो स्यूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड लॉ में दिया है उसको और शॉर्ट कर दिया है, 3 साल को शॉर्ट करके 1 साल कर दिया है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो होते हैं या इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कि जहाँ पर दो पार्टीज़ आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम डायरेक्ट कोर्ट में ना जाते हुए हम हमारे बीच का डिस्प्यूट पहले आर्बिट्रेटर के सामने रखेंगे। तो ऐसे केसेस में वो जो क्लॉज होता है और वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड एग्रीमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज agreement, the meaning of which is uncertain. Section 29 provides that an agreement, the meaning of which is not certain, is a void agreement. But where the meaning is capable of being made certain, then the agreement is valid agreement. ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग, जिसका मतलब अनिश्चित है, क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ऐसे एग्रीमेंट्स का मीनिंग निश्चित किया जा सकता है या निश्चित करने योग्य है तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ ऑयल, the agreement is not valid as the meaning of it is uncertain, since what type of oil that is promised to be supplied is not clear. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ए एक एग्रीमेंट करता है जिसमें वह 100 टन ऑयल सप्लाई करने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऑयल सप्लाई करने का प्रॉमिस किया है ये सर्टन नहीं है, ये अनसर्टन है। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पर चीज़ें अनसर्टन है वो वॉइड कहलाते हैं। पर मान लो कि अगर ए ये कोकोनट ऑयल का डीलर है और कोकोनट ऑयल सप्लाई करने का ही उसने प्रॉमिस किया है, तो यहाँ पर इवन दो स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल ये वर्ड यूज़ ना भी हुआ हो, लेकिन ए कोकोनट ऑयल में ही डील करता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है, सर्टन हो जाती है कि ए ने जो
ऑयल सप्लाई करने का प्रॉमिस किया है वो कोकोनट ऑयल सप्लाई करने का प्रॉमिस हुआ है, तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। सेक्शन 30। वेगर यानी होता है दावा लगाना, जिसको हम गेम ऑफ चांस भी कहते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज टू बी विन ऑन एनी वेगर। वेगर एग्रीमेंट वॉइड होते हैं और इस एग्रीमेंट में जो भी चीज़ जीती जाती है, तो जीतने पर जो चीज़ हासिल होने वाली होती है उसको रिकवर करने के लिए हम सूट फाइल नहीं कर सकते, दावा दाखिल नहीं कर सकते। वेगर एग्रीमेंट मोस्टली वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम शर्त लगाते हैं, जहाँ पर अनिश्चित घटना के लिए अनसर्टन इवेंट के घटित होने पर या ना घटित होने पर, मतलब हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट पर पैसे देने की दो लोग आपस में शर्त लगाते हैं। ऐसे समय पर दोनों ही पार्टीज़ इक्वली जीतने के चांसेस में रहते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं, वेगर एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आज अगर बारिश हुई तो मैं तुझे 1,000 रुपये दूँगा, और बी ने प्रॉमिस किया अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुमको 1,000 रुपये दूँगा। तो बारिश होना और नहीं होना ये अनसर्टन इवेंट है। बारिश का होना ना होना अनसर्टन इवेंट है, और उसके हैपनिंग पे यानी बारिश होने पर और बारिश ना होने पर ए और बी एक दूसरे को 1,000 रुपये देने वाले हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों के इक्वल चांसेस है जीतने के, दोनों ही इक्वल फुटिंग पे है, मतलब ए भी जीत सकता है या फिर बी जीत सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, और ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है इस एग्रीमेंट के जो वॉइड तो है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स इसमें वैलिड भी हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लो लॉटरी का। लॉटरी इज़ अ गेम ऑफ चांस, इट इज़ अ वेगर एग्रीमेंट, हाउएवर इट इज़ टोटली वॉइड एंड इलीगल एज वेल। आईपीसी के धारा 294A में ये पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। लॉटरी खेलना पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। पर इफ अ लॉटरी इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट देन it is vague agreement, but it is not criminal offense. So अगर नॉन गवर्नमेंटल लॉटरी है तो वेगर है वो साथ में ही इलीगल माना जाएगा, पर अगर गवर्नमेंट लॉटरी है तो वेगर होते हुए भी वो इलीगल नहीं है, वो लीगल माना जाएगा। अब हम देखते हैं insurance contract. Insurance contract are valid contract even though they provide for payment of money by insurance or by insurer on happening of a future uncertain event. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक वेगर कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर इंश्योरर प्रॉमिस करता है मनी पे करने का ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। फ्यूचर अनसर्टन है और उस इवेंट में कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसको कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस इंश्योरर करता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये वेगर कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्टिल दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारा वॉइड एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।